जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 2 और हम लोग यूपी SSC पैट और यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दोनों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, दोनों के लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ प्रश्न लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जीके जीएस का पोर्शन है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अभी आप देखेंगे, वीडियो देखिए, अब आप खुद समझेंगे कि कितने महत्वपूर्ण और कितने अच्छे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। और हमारा पहला प्रश्न है आज का, किसने आविष्कार किया था कि पेड़ पौधों में जीवन है? ये किसने आविष्कार किया था? रॉबर्ट कोच ने, जेसी बोस ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या लुई पास्चर ने? तो ये खोज की थी, इसका आविष्कार किया था जेसी बोस ने। जेसी बोस कौन है? ये भारतीय वैज्ञानिक हैं और इनका नाम, पूरा नाम क्या है बताइए? जेसी बोस का पूरा नाम बताइए, क्या नाम है जेसी बोस का? बताइए पूरा नाम, बताओ कमेंट में बताओ। जेसी बोस का पूरा नाम है जगदीश चंद्र बोस, है ना बेटा, जगदीश चंद्र बोस। और इन्होंने 1901 में ये आविष्कार किया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है बेटा, है ना, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये भी हमारी तरह सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, इनमें भी जीवन होता है, मतलब इनमें भी ये भी जीवधारी हैं। ठीक है, अब बात करें रॉबर्ट कोच की, तो इन्होंने किसकी खोज की थी बताइए? इन्होंने की थी टीबी के जीवाणुओं की खोज, ध्यान रखना, टीबी के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका भी बड़ा फेमस है, इन्होंने किसकी खोज की थी? विद्युत की या तड़ित चालक की? तड़ित चालक, ये भी ध्यान रखना। लुई पास्चर, आपको पता ही है, रेबीज का टीका, है ना, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। चारों खोज महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए नोट करते चलिए। अगर आपको जो नहीं पता तुरंत नोट करिए, नोट करने से चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं। 4 बार पढ़ेंगे आप, 1 बार नोट करेंगे बराबर है। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था? मतलब ये नहीं समझे, हम समझाते हैं। मतलब ये है, आप समझिए, देखिए, कुछ नियम और कुछ संस्थाएं कैसे बनती हैं? नियम और संस्थाएं बनती हैं, संसद में उनका विधेयक पेश होता है ना, लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा। लोकसभा में हुआ तो राज्यसभा में फिर जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब अपने अंतिम हस्ताक्षर करता है तो वो नियम लागू हो जाता है, वो नियम बन जाता है या वो संस्था बन जाती है। ऐसे ही किसी भी संस्था को बनाने के लिए भी यही प्रक्रिया है, लेकिन एक तरीका और है। क्या तरीका है? लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं करना है विधेयक, सीधा राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है और एक अध्यादेश के तहत उस नियम की या उस संस्था की स्थापना कर देता है। यही कह रहा है कि राष्ट्रपति ने 1993 में एक अध्यादेश जारी किया था, है ना, और 1993 में अध्यादेश जारी करके किसकी स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की थी मानवाधिकार आयोग की। ध्यान रखना, मानवाधिकार आयोग की इन्होंने स्थापना की थी। पर पूछ ये रहा है कि ये अध्यादेश राष्ट्रपति ने किस अनुच्छेद के तहत जारी किया? तो ये अनुच्छेद क्या है बेटा? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123। ध्यान रखना, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 123, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये भी जरूर महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 124, इसमें क्या है बेटा? इसमें है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी कह लीजिए। तो इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय, ये भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की चर्चा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव। देखना, प्रथम आम चुनाव पूछा है, पर कौन से? संविधान के अंतर्गत, मतलब संविधान में जो चुनाव की नियम है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, उसके हिसाब से पहला आम चुनाव कब पूछा है? तो उसके हिसाब से पहला आम चुनाव बेटा कब हुआ था? 1949 में, 50 में, 52 में या 53 में? तो ये आम चुनाव पहला हुआ था 1953 में,
है ना, 52 में, सॉरी 1952 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इस चुनाव में कांग्रेस ने 489 सीटों में से, ये पूछा जाता है, 489 सीटों में से 363 सीटें, है ना, 363 सीटों पर जीत हासिल की थी। 363 सीटों पर जीत, है ना, कांग्रेस जीती थी। कौन थी? कांग्रेस। और कौन बने थे कांग्रेस जीतने के बाद प्रधानमंत्री? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे पहले प्रधानमंत्री इस आम चुनाव में, ये भी ध्यान रखना। तो कब हुआ था ये आम चुनाव? 1952 में। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्रक मतलब सेवा क्षेत्रक किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। किस में आता है बेटा? तृतीयक क्षेत्र की बात कर रहा है। ये कह रहा है कौन सा एक सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है, मतलब ये कह रहा है तृतीयक क्षेत्र का भाग नहीं है। तो इनमें से 4 दिए हैं, 3 तृतीयक क्षेत्र के होंगे, 1 नहीं होगा। परिवहन, ये तृतीयक क्षेत्र का है क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में सेवा है, सेवा में परिवहन आती है ना। निर्माण नहीं है ये तृतीयक क्षेत्र का, क्योंकि उद्योग और निर्माण किस क्षेत्र के बेटा बताओ? उद्योग और निर्माण किस क्षेत्र के हैं ये आप बताइए? होटल रेस्टोरेंट है और बीमा भी है, ये तृतीयक क्षेत्र के, ये तीनों हैं। निर्माण तृतीयक क्षेत्र का नहीं है, तो हमारा यही सही जवाब हो जाएगा। तो बेटा उद्योग और निर्माण, है ना, उद्योग और निर्माण एक ही बात है। उद्योग जैसे कोई फैक्ट्री लगी है ना, तो वो क्या करती है? निर्माण ही तो करती है। कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो निर्माण का ही काम करती है। तो उद्योग और निर्माण ये कौन से क्षेत्र के हैं? ये द्वितीयक क्षेत्र के हैं, है ना, द्वितीयक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि और पशुपालन, ये भी ध्यान रखना। चलते हैं आगे। कह रहा है एशिया कप 2023 की विजेता, है ना, क्रिकेट कौन कौन देखता है? क्रिकेट देखता होगा, उसको पता होगा। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है बताइए? श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो एशिया कप 2023 की विजेता है बेटा अपनी भारत। भारत ने अभी ये जीता है एशिया कप, किसको हराकर? श्रीलंका को, है ना, उप विजेता है श्रीलंका। अच्छा, ये तो हो गई एशिया कप। इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? और दूसरा ये प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये दोनों बताइए। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थे? कौन थे बेटा? ये थे मोहम्मद सिराज, है ना। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 6 विकेट लिए थे, है ना, 6 विकेट, और एक ही ओवर में 4 विकेट लिए थे। और पता है श्रीलंका को मात्र 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था, और भारत ये मैच 10 विकेट से जीता था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज ये कौन बने थे बताइए? ये बने थे कुलदीप यादव। ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आने वाली परीक्षा में ये प्रश्न 100% किसी ना किसी परीक्षा में पूछने जाएंगे। कह रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो बेटा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बेटा? सबको पता है, ये थे कौन? दयानंद सरस्वती। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1875 ईस्वी में। ये डेट ध्यान रखना, पूछी जाती है। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताइए, इन्होंने किस मिशन की स्थापना की थी? इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन, है ना, मिशन। और इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 1890 में। ध्यान रखना, 1890 में की थी। राजा राममोहन राय की बात करें तो राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी बताइए? इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये स्थापना इन्होंने कब की थी? 1828 ईस्वी में, है ना, 1828 में। डेट कई बार पूछा जाता है।
और गोपाल कृष्ण गोखले, इनने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने बताइए कौन सी संस्था की स्थापना की थी? इन्होंने की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सब महत्वपूर्ण हैं, हल्के में ना लेना इनको बेटा, यही पूछा जाता है, कोई और अलग चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। और इसकी स्थापना इन्होंने 1905 में की थी। यहीं से प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न में आपको 4 से 5 प्रश्न मिल रहे हैं, और ये ध्यान रखना वो भी ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में? अनुच्छेद 365, 356, 360 या 370? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन किस आधार पे लगता है ये आप बताइए किस आधार पे लगता है? देखते हैं। तब तक 360 में क्या है? इसमें वित्तीय आपात है, वित्तीय आपात। अब आप बताइए भारत में कितनी बार लग चुका है? बताओ कितनी बार लगा ये वित्तीय आपात? यहाँ पे कमेंट में बताइए। बता दें 356 में जो आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात, ये लगता है संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, है ना, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। और ये कौन बताता है राष्ट्रपति को जाके कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया? वहाँ का राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि ही होता है, ये जाके बताता है। और राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा पे या उसकी सिफारिश पे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है बताइए? अभी तक नहीं लगा, है ना, अभी तक भारत में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा। 370 अनुच्छेद में क्या है? इसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान थे जो अब निरस्त कर दिया गया, है ना, इसको खत्म कर दिया गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे हैं महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था? बताओ, पंचायतों में महिला को कितना आरक्षण दिया गया और किस संविधान संशोधन द्वारा? 77वां, 75वां, 74वां या 73वां? तो इसका सही जवाब है बेटा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पूरे देश में, है ना, पूरे देश में पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया बेटा, 33% आरक्षण। बाकी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 33% से ज़्यादा आरक्षण दिया है, लेकिन कम से कम 33% आरक्षण हर जगह है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन की एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, इसमें क्या जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची, ये भी ध्यान रखना, है ना, बहुत बार पूछा जाता है। और ये कब हुआ था 73वां संविधान संशोधन? ये हुआ था 1992 में, है ना, 1992 में। एक और आपके लिए महत्वपूर्ण है, 74वां संविधान संशोधन लगातार हुआ था, ये भी 1992 में ही हुआ था, है ना, ये भी 1992 में ही हुआ था। और इसमें क्या जोड़ा गया था बेटा? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ये भी ध्यान रखना, है ना। 12वीं अनुसूची में कौन से विषय रखे गए या क्या रखा गया? 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है बताइए? नगर निकाय या नगर पालिका का उल्लेख है 12वीं अनुसूची में। बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार रिपीट पूछा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, संबंधित है, बताइए आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण होता है बेटा जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उसमें उसकी समीक्षा की जाती है हर साल। मतलब एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितना सुधार हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या सही है नीति, कौन सी नीति गलत है, उसी को हम आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण। और ये कौन करता है बेटा? नीति आयोग करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, या वित्त मंत्रालय या वित्त आयोग? ध्यान देना, वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग में अक्सर कंफ्यूजन होती है, ध्यान देना, वित्त आयोग नहीं है। कौन सा है सही जवाब? वित्त मंत्रालय,
है ना। ये प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया, सेम ऑप्शन रहते हैं, अधिकतर लड़के वित्त आयोग भी लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका सही जवाब क्या है, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न कह रहा है पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग। पहले बेटा आरओ और एक्वागार्ड ये सब नहीं होते थे, है ना, और पानी को अगर शुद्ध करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, फिटकरी मिलाते थे, है ना। आज भी अगर तो आप एक गिलास पानी नल का हो या कुएं का हो, है ना, आरओ का ना हो, एक्वागार्ड का ना हो, अगर एक गिलास पानी में थोड़ी सी फिटकरी आप डाल देंगे तो आप देखेंगे उस गिलास की तली में काफ़ी मतलब उसकी गंदगी जमी होगी, मिट्टी के धूल कण जमे होंगे और काफ़ी अशुद्धियाँ जमी होती हैं। तो फिटकरी क्या करती है, ये जल की कठोरता को दूर करती है सबसे पहले, है ना। अगर जल कठोर है तो उसकी कठोरता को दूर करेगी और उसमें घुली हुई जितनी भी अशुद्धियाँ हैं उनको नीचे बिठा देती है ना, तली में। तो इसका सही जवाब क्या है, क्यों किया जाता है इसका प्रयोग, इसका काम होता है कि मिट्टी के कणों के जमाव के लिए, मतलब जो मिट्टी के कण या जो अशुद्धियां हैं पानी में उनको जमीन में या तली में जमा देगी। अगला प्रश्न, फाइलेरिया रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से, मच्छर से, प्रोटोजोआ से या वायरस से। तो फाइलेरिया रोग, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा बताओ, इसका दूसरा नाम बताओ, आप यहाँ पे बताओ दूसरा नाम क्या है फाइलेरिया को, और किस नाम से जानते हैं। और ये होता है बेटा मच्छर से, है ना। और कौन सा मच्छर होता है, मादा मच्छर, ये भी ध्यान रखना। फाइलेरिया का दूसरा नाम क्या है बेटा, हाथी पांव, ध्यान रखना, है ना, हाथी पांव फाइलेरिया का दूसरा नाम है। कह रहा है एलोरा कैलाश मंदिर, बेटा एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ पे है ये बताइए आप, कहाँ है ये एलोरा का कैलाश मंदिर, कहाँ है, किस जगह है बताइए। इसका निर्माण किसने कराया था, गोविंद तृतीय ने, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने या कृष्ण तृतीय ने। तो इसका सही जवाब है कृष्ण प्रथम, है ना। और ये कृष्ण प्रथम कौन था, ये राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट शासक। ये कौन था बेटा, ये राष्ट्रकूट शासक था और इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया और एलोरा की गुफाओं का भी निर्माण कराया राष्ट्रकूट शासकों ने ही। ध्यान रखना कई बार पूछा जाता है एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया, तो ध्यान रखना राष्ट्रकूट शासक अक्सर ऑप्शन में दिया होता है। एलोरा में ये रा देखिए, रा से ये राष्ट्रकूट, ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। और ये कैलाश मंदिर और ये एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, ये हैं बेटा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा स्थान है, औरंगाबाद, औरंगाबाद, ये भी ध्यान रखना है ना, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, किस सूफी संत ने कहा था हनूज, ये सही लिखा है, हनूज ही है, फारसी भाषा का शब्द है हनूज, दिल्ली दूरस्थ, मतलब दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा था और किस शासक के लिए कहा था, ये किसने कहा था बेटा, ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया ने, है ना, ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। और एक किस शासक के लिए कहा था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए, है ना। गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया की मतलब बनती नहीं थी, या नहीं कि इनका विरोध था, आपस में एक दूसरे को मानते नहीं थे या चिढ़ते थे, है ना। गयासुद्दीन तुगलक अपनी यात्रा से वापस लौट रहा था, दिल्ली थी इनकी राजधानी। जब ये दिल्ली लौट रहे थे तो रास्ते में ही इन्होंने पहले एक संदेश भेजा गया निजामुद्दीन औलिया को। किसने भेजा संदेश, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इन्होंने कहा कि मेरे आने से पहले आप दिल्ली छोड़ दें, है ना। तो फिर उसी के जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और वही हुआ, इनके लिए दिल्ली इतनी दूर पड़ गई कि ये कभी जिंदगी में दिल्ली फिर पहुंच ही नहीं पाए। हुआ क्या कि रास्ते में एक शिविर में ये आराम कर रहे थे, लकड़ी का बना शिविर था और एक हवा के बवंडर ने उस शिविर को गिरा दिया और उसी में दबकर इनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना को शेख निजामुद्दीन औलिया का अभिशाप भी कहते हैं, है ना। तो ध्यान रखना किस सुल्तान के लिए कहा था, किसने कहा था, ये चीजें ध्यान रखना। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य द्वारा
निम्नलिखित में से किन्हें कर रहित भूमि, कर रहित कृषि भूमि मतलब ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जाती हो, है ना, कृषि भूमि प्रदान की थी जिस पे कोई कर नहीं रखा था। ये गुप्त काल में किया गया था, गुप्त सम्राटों ने किया था। किनको दी थी? अपने सैन्य अधिकारियों को दी थी, या सिविल अधिकारियों को दी थी, ब्राह्मणों को, या दरबारी विद्वानों को? तो इसका सही जवाब है बेटा ब्राह्मणों को। गुप्त काल में ब्राह्मणों को कृषि के लिए भूमि दी गई थी और उस पर भी कोई भी कर नहीं रखा गया था। और गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त कौन थे? गुप्त थे कुषाणों के सामंत थे। ये कुषाणों के पहले सामंत हुआ करते थे, है ना। ये कई बार पूछा जाता है कि गुप्त किस के सामंत या किस वंश के शासकों के सामंत थे, तो ये ध्यान रखना बेटा कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश की स्थापना पूछते हैं, स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी बेटा श्रीगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, है ना, श्रीगुप्त। और इसका अंतिम शासक कौन था? ये था विष्णुगुप्त। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय अभ्यास, मतलब भारत ने अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास किया है। बताना है उस वायुसेना अभ्यास का नाम है तरंग शक्ति, है ना। तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया है इन्होंने? केरल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या पश्चिम बंगाल में? बताइए कहाँ पे किया है। बहुपक्षीय का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे राष्ट्र या बहुत सारे देश शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं बताइए। इसमें देखो हम आपको बता दें, आप तब तक बताइए कहाँ हुआ। फ्रांस शामिल हुआ, अमेरिका शामिल हुआ, है ना, ब्रिटेन शामिल हुआ, जापान शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। इतने देश इसमें शामिल हुए और ये अभी राजस्थान में करंट का क्वेश्चन है, अभी आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ये बताना है। आप बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संधि है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और ये कब की गई थी? सन 1987 में, है ना, 1987 में। कब? 16 सितंबर 1987 में ये संधि की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संधि है, कई सारे देशों ने मिलकर एक समझौता किया था। इसका उद्देश्य क्या था बेटा? इसका उद्देश्य था जो भी ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, इसका उद्देश्य था, ये ध्यान रखना, है ना। तो ओजोन को सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हानि पहुंचाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, इससे संबंधित है। मतलब CFC के उत्पादन को कम करने से संबंधित है। और ये हुई कहाँ थी? तो बेटा मॉन्ट्रियल, बताओ कहाँ है ये? मॉन्ट्रियल ये शहर है किसका? कनाडा का शहर है। तो ये कनाडा में हुई थी। किस सन में हुई थी? किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण है, सब याद रखना। आगे देखते हैं। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है बताइए? ये कहाँ है? गोवा में, कोच्चि में, विशाखापट्टनम में, या पुरी में? इसका काम क्या होता है? क्यों बनाया गया है इसको? इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है कि जो समुद्री तटीय मछलियों का उत्पादन होता है, मतलब समुद्र के किनारे मछली पालन बड़ी मात्रा में होता है, उन मछली पालन या उस मछली उत्पादन को बढ़ावा देना इसका काम होता है। और इसकी स्थापना की थी 1947 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी, कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि केरल में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में इको मार्क बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इको मार्क प्रतीक चिन्ह है। इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या है बताइए? उगता हुआ सूर्य है, मिट्टी का पात्र है, शेर है, या गेहूं की बालुई है? इको मार्क क्या है? ये
किसके लिए दिया जाता है इको मार्क? तो ध्यान रखना, ये दिया जाता है जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, है ना, पर्यावरण के अनुकूल क्या उत्पाद, जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उन पे इको मार्क लगता है। और ये इको मार्क कौन जारी करता है? तो इसका भी ध्यान रखना, ये करता है भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, है ना, भारतीय मानक ब्यूरो जारी करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारतीय मानक ब्यूरो की? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना, पूछा जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो 1986 में स्थापना, मुख्यालय दिल्ली में है। ये क्या करता है? ये एक प्रतीक चिन्ह या प्रमाण पत्र जारी करता है, उत्पादों का प्रमाण पत्र जारी, प्रमाण पत्र जारी करने का काम होता है इनका, भारतीय मानक ब्यूरो का। और इको मार्क प्रतीक चिन्ह, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का पात्र, यानी कि जो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं उन पर काय का चिन्ह होगा? मिट्टी के पात्र का चिन्ह होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इको मार्क कहते हैं, ध्यान रखना। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए, इसरो की स्थापना कब हुई थी बेटा? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969, है ना, इसरो की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक बताइए, संस्थापक ये हैं विक्रम साराभाई, है ना, विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। और इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछते हैं तो कहाँ है मुख्यालय? बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में। ये संस्थापक भी थे विक्रम साराभाई, ये प्रथम अध्यक्ष भी थे, है ना, ये भी ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष। ये पूछता है इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसरो के संस्थापक कौन थे? तो ये अलग अलग नहीं था कोई, यही संस्थापक थे और यही प्रथम अध्यक्ष थे। अब प्रश्न है आपसे, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? बताओ, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए, वर्तमान में कौन है? कौन है बेटा? वर्तमान में है एस सोमनाथ। ये वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में। आगे चलते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी बैडमिंटन, ब्रिज, क्रिकेट या कबड्डी? तो होलकर ट्रॉफी संबंधित है बेटा ब्रिज से। ब्रिज क्या होता है ये बताइए, आप जानते हैं? कोई जानता है ब्रिज कौन सा खेल होता है? अधिकतर सब लोग जानते होंगे, सब ने देखा है, पर इसका नाम यहाँ दूसरा लिखा है। हम लोग किस नाम से जानते हैं इसको? देखो बताते हैं। ब्रिज होता ही कार्ड का खेल होता है, कार्ड से खेला जाता है और इसमें 52 कार्ड होते हैं। आप समझ गए होंगे आप किस खेल की बात कर रहे हैं। 52 कार्ड होते हैं, इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं, 2 सहयोगी, 2 प्रतिद्वंदी, है ना। अपने गाँव में खेलते हैं, गाँव देहात में, कौन सी लकड़िया, क्या बोलते हैं इसको? ताश, वही है ये खेल ब्रिज, है ना। और इसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? होलकर ट्रॉफी। बहुत पूछा जाता है ये, क्योंकि अक्सर ये पे ध्यान कम देते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं, ये बैडमिंटन में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है या कौन कौन से कप दिए जाते हैं? बैडमिंटन खेल से संबंधित कौन कौन से कप हैं? तो ध्यान रखना बेटा, बहुत पूछा जाता है। उबेर कप एक तो, है ना, और एक है थॉमस कप। ये दोनों बैडमिंटन के बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखना। क्रिकेट में अधिकतर लोगों को पता होगा, एक तो रणजी ट्रॉफी, है ना, रणजी ट्रॉफी, और एक कौन सा है? दिलीप ट्रॉफी। ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। कबड्डी में बताओ, कबड्डी में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? कबड्डी में कौन सी दी जाती है? आप बहुत फेमस है, प्रो कबड्डी लीग, ये कबड्डी की ट्रॉफी है। अगला प्रश्न कह रहा है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। बेटा इंदिरा गांधी की समाधि स्थल पूछ रहा है, तो अधिकतर ये क्वेश्चन बनता है
किसी न किसी व्यक्ति की जो समाधि स्थल है उनका नाम पूछ लेते हैं। इंदिरा गांधी की बताना है, शांति घाट, शक्ति स्थल या शांति वन या शांति स्थल। तो इनका सही जवाब है शक्ति स्थल। इसका सही जवाब क्या है? शक्ति स्थल। शांति वन ये किसकी है बताइए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप कमेंट में बताएंगे। तब तक हम आपको 2-3 और बता दे रहे हैं। एक तो राजघाट है ना, किसान घाट, किसान घाट, विजय घाट, विजय घाट, अभय घाट, अभय घाट, और एक और ध्यान रखना, वीर भूमि, वीर भूमि। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जो राजघाट है ये किसकी है? ये है गांधी जी की, है ना, गांधी जी की समाधि स्थल है। किसान घाट ये कौन किसकी है? चौधरी चरण सिंह, है ना, महत्वपूर्ण है बेटा, नोट कर लेना इनको। विजय घाट बताइए किसकी है? ये है लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री। और अभय घाट ये किसकी है? ये है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ध्यान रखना ये। अब किसकी बची? वीर भूमि। ये वीर भूमि किसकी है? ये है राजीव गांधी की, राजीव गांधी। अब बताइए शांति वन, बताइए वो शांति वन किसकी है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू शांति वन। ठीक है। भारत में उच्चतम वर्षा वाला स्थान बताना है। भारत में वर्षा का उच्चतम मात्रा वाला स्थान बताना है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा बेटे कहाँ होती है? चिरापुंजी, आइजोल, इम्फाल या मानेसराम। तो देखो मैप से समझते हैं, मैप से समझते हैं। ये 3 पहाड़ियाँ हैं बेटा, ये 3 पहाड़ियाँ हैं, है ना। और ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय में, मेघालय। ध्यान रखना ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय की हैं, जिनका नाम क्या है? एक का नाम है गारो, ये पहाड़ी जो है इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासी, है ना, और इसका नाम है जयंतिया, जयंतिया, है ना, गारो, खासी, जयंतिया। ये मेघालय की 3 पहाड़ी हैं। इनका नाम किसके नाम पर है ये पूछा जाता है, तो इनका नाम यहाँ जनजाति पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। उन्हीं के नाम इन तीनों पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है। अब होता क्या है कि जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून है, जो दक्षिण मतलब उत्तर दक्षिण मानसून है, उत्तर मतलब ये जो मानसून है दक्षिण से लेकर, इसकी दिशा है दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण से पूर्व। जो दक्षिण पश्चिम ये मानसून है यहाँ से आता है, दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से सॉरी, इसकी दिशा चलने की दिशा है पूर्व, उत्तर पूर्व, लेकिन ये आता कहाँ से है? ये दक्षिण पश्चिम से आता है ना, केरल के तट से। तो ये मानसून जब यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य में पहुँचता है तो सबसे पहले ये क्या करता है? इस पहाड़ी से टकराता है ना, और इस पहाड़ी से टकराकर यहाँ पहुँचता है, और यहाँ से टकराकर इस पहाड़ी पे पहुँचता है, फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एक सर्किल बन जाता है। ये कूपनुमा पहाड़ी है, इसमें बवंडर सा बन जाता है, और ये जो मानसून है इन पहाड़ियों के बीच से निकल नहीं पाता, और इस वजह से दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ करता है? खासी पहाड़ी पर। यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम क्या है बेटा? मासिन राम, मासिन राम। यहाँ पे दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है, समझ रहे? और इसका रीजन क्या है ऐसे समझ लेना, आप कभी नहीं भूलेंगे आप। और ये कहाँ पे है? मेघालय में। स्थान कौन सा है? मासिन राम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बताओ किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 29, 1830 या 1909? तो इसका सही जवाब है 1856 में। इसमें 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। एक तो ये किसके समय में आया था और किसने पारित किया? तो बेटा ध्यान रखना ये आया था डलहौजी के समय, डलहौजी के समय, है ना, और समय आया था। और पारित इसे किसने किया?
पारित किया, मतलब ये अधिनियम पेश हुआ था डलहौजी के समय या, और ये पारित हुआ था, पारित किया था ये कैनिंग ने, कैनिंग ने, ध्यान रखना। कैसे हुआ क्या था, देखो सन 1848 से लेकर 1856 में डलहौजी का कार्यकाल था, फिर 1856 से लेकर 1862 तक ये था कैनिंग का कार्यकाल, ठीक है, ध्यान रखना, कैनिंग का कार्यकाल। तो ये अधिनियम आया था डलहौजी के समय में, पारित हुआ कैनिंग के समय में, और इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका किस भारतीय ने निभाई थी, उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयासों से ये अधिनियम पास हुआ था, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस देश की व्यवस्थापिका को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, मतलब किस देश की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, रूस, चीन, ईरान या नेपाल। तो सही जवाब हमारा क्या है, चीन, है ना। अब आप बताइए नेपाल की संसद को क्या कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्यूमा, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं, ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं, मजलिस, 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 मजलिस। इस एक देश और है जिसकी संसद को मजलिस कहते हैं, हमने बताया पिछले वीडियो में, कौन सा है, मालदीव, मालदीव की संसद को भी मजलिस कहा जाता है, ध्यान रखना। नेपाल की संसद बताइए क्या है, इसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत, है ना, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। आगे क्या कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। बेटा पहले बांग्लादेश था क्या, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, है ना, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इसको आज़ाद करने में भारत ने इसकी मदद की थी, भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा 1971 में, और इसको आज़ाद कराया बांग्लादेश को, मतलब पूर्वी पाकिस्तान को, जो फिर वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था। और ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया बाहर, ये आया था दिसंबर 1971। सही जवाब क्या होगा, दिसंबर 1971 में ये स्वतंत्र राष्ट्र बना था, ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है, शरीर में जोड़ों में गठिया रोग निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है। तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, तो जो गठिया रोग होता है तब शरीर में जो जोड़े होते हैं, मतलब जॉइंट होते हैं जो, उनमें यूरिक अम्ल जम जाता है। कौन सा अम्ल जम जाता है बेटा, यूरिक अम्ल जम जाता है ना, ध्यान रखना। ये जमता है कब, गठिया रोग में। एक और प्रश्न बनता है, शरीर में जब थकान महसूस होती है तब कौन सा अम्ल जमता है। तो शरीर में थकान जब महसूस होती है तब लैक्टिक अम्ल जमता है थकान में, थकान में। और ये लैक्टिक अम्ल कहाँ जमता है, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में, है ना, मांसपेशियों में जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो हमें थकान महसूस होती है, ध्यान देना। आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कैल्शियम का प्रचुर स्रोत, कैल्शियम का प्रचुर स्रोत क्या है, गेहूं, जौ, रागी या ज्वार। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पाद मतलब दूध, घी, दही, है ना, मक्खन, ये कैल्शियम के प्रचुर स्रोत हैं। लेकिन इनमें से अगर बात करें कैल्शियम की, तो इसमें से रागी, रागी कैल्शियम का प्रचुर स्रोत है। रागी बहुत महत्वपूर्ण अनाज है। ये क्या है, अनाज, अनाज है बेटा, ये अनाज है। सरसों से थोड़ा बड़ा और मटर से थोड़ा छोटा, गोल आकार का इसका दाना होता है, और भूरे रंग का दाना होता है, ये भी ध्यान रखना। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका उपयोग कई बीमारियों में किया जाता है ना। कैल्शियम का प्रचुर स्रोत है ही रागी। इसके अलावा यह शुगर को भी कंट्रोल रखता है ना। इसमें फाइबर पाया जाता है ना। ये बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं रागी में। तो इसका सही जवाब क्या है, रागी। रागी कैल्शियम का प्रचुर स्रोत है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है। उस समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में
राष्ट्रीय सरकार, बेटा ध्यान देना, राष्ट्रीय सरकार, ये शब्द ध्यान रखना, की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश में कहाँ। अब ध्यान देना, ये जो राष्ट्रीय सरकार है हमने इसको हाईलाइट क्यों किया, राष्ट्रीय सरकार को कहीं कहीं प्रति सरकार कहा गया है, और कहीं कहीं इसे समानांतर सरकार, ये शब्द मिल जाएंगे। राष्ट्रीय सरकार बोल सकता है, प्रति सरकार बोल सकता है, या समानांतर सरकार बोल सकता है। इन सरकारों की स्थापना, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 चल रहा था, तब देश में जगह जगह पर इन सरकारों की स्थापना की जा रही थी। ऐसे ही पूछा है तो उत्तर प्रदेश में इस सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में इस सरकार की स्थापना की गई थी बेटा बलिया में। कहाँ की गई थी, बलिया में। और किसके नेतृत्व में की गई थी, तो ध्यान रखना ये की गई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना बलिया शहर में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है, तो बेटा रानी लक्ष्मीबाई बांध पूछा है, घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या रामगंगा नदी, तो इसका सही जवाब है बेटा बेतवा नदी। इसका सही जवाब क्या है, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध है, और ये कहाँ पे है, ललितपुर में। ललितपुर में ये बांध है, ठीक है, ध्यान रखना, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बेतवा नदी पर। घाघरा नदी पर बताइए कौन सा बांध है, बताओ, बहुत महत्वपूर्ण है घाघरा नदी का, ये है पंचेश। ये कौन सा बांध है, पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध कहाँ है, ये है घाघरा नदी पर। सोन नदी पर बताइए, सोन नदी पर कौन सा बांध है, सोन नदी पर बांध है इंद्र बैराज, हाँ इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज कहाँ है, सोन नदी पर है। रामगंगा नदी पर कौन सा है, रामगंगा नदी पर बताओ, रामगंगा नदी पर कौन सा बैराज है, रामगंगा नदी पर है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध कहाँ है, रामगंगा नदी पर, ठीक है, ध्यान रखना। घाघरा, सोन और रामगंगा ये किसकी सहायक नदी हैं, गंगा की, है ना, ये गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है, ठीक है बेटा। और जो बेतवा नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। और ये यमुना में कहाँ मिलती है बेटा, हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है, ये भी ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। आगे कह रहा है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, बताइए पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन कौन उत्पादन करता है, घास, शैवाल, वृक्ष या धान के खेत, तो बताओ कौन उत्पादन करता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे अधिक उत्पादन करता है बेटा शैवाल। शैवाल पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में, है ना, समुद्र में सबसे अधिक शैवाल पाए जाते हैं। अब समुद्र के बारे में कुछ ध्यान रखना है, फैक्ट कुछ हम लिख रहे हैं। एक तो ये है 80% जैव विविधता समुद्र में पाई जाती है। 80% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है। और पृथ्वी की 80% जैव विविधता समुद्र में पाई जाती है। और 97% जल पाया जाता है समुद्र में पृथ्वी का। और ध्यान रखना बेटा ये महत्वपूर्ण है, 50 से 80% ऑक्सीजन कौन उत्पादन करता है, समुद्र कैसे करता है, क्योंकि समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं। देखा होगा आपने, जो काई, जिसको हम लोग काई बोलते हैं, इसका जमाव होता है तली में, ठीक है, काई का जमाव होता है। ये भी पेड़ पौधों का ही एक भाग है ना, पेड़ पौधों का ही भाग है। और ये भी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है। तो समझ लेना 50 से 80% ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करता है, शैवाल करता है बेटा। आगे कह रहा है भारतीय दूरस्थ संवेदन स्थान कहाँ है, भारतीय दूरस्थ संवेदन स्थान कहाँ पर है बताओ। ये हैदराबाद, बेंगलोर, देहरादून
या फिर अहमदाबाद, बताइए कहाँ है? भारतीय संवेदन संस्थान है, ये है देहरादून में, दूरस्थ संवेदन संस्थान देहरादून में। और इसकी स्थापना करी थी 1966 में स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग, ये तीन, एक और है, एक है भक्ति योग, भक्ति योग, ये तीनों पुस्तकें किसने लिखी? चारों ये लिखी थी बेटा स्वामी विवेकानंद ने। किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। और स्वामी विवेकानंद के लिए आप एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने सन 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो अमेरिका में, है ना, वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया था और पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त की थी। ध्यान रखना, है ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार बेटा और राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है बेटा? ये होता है महाधिवक्ता। और इस किस अनुच्छेद में होता है? इसका अनुच्छेद क्या है? किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता की व्याख्या की गई या महाधिवक्ता के पद को रखा गया है? तो ये है अनुच्छेद 165, है ना, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता। जैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है, ऐसे केंद्र में कौन होता है बेटा? महान्यायवादी, है ना, केंद्र में होता है महान्यायवादी। ये केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार है और केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी है। इसका अनुच्छेद कितना है? 76, अनुच्छेद 76, ये भी ध्यान रखना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद कितना है बेटा? 148 अनुच्छेद है। और इसका काम क्या है? सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं और हमारा लास्ट प्रश्न है, पूछ रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब हम आपसे पूछ रहे हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस बताओ। विश्व उपभोक्ता दिवस कहाँ कब मनाया जाता है बेटा? किस दिन मनाया जाता है? ये आप यहाँ पे बताइए हमें। तब तक हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बेटा मनाया जाता है ये 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है बताइए? बहुत महत्वपूर्ण है। 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, ध्यान रखना, ठीक है। और 24 अप्रैल को बताओ, ये है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस पूछा था हमने आपसे, कब मनाया जाता है बताइए? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है बेटा 15 मार्च को, है ना, 15 मार्च को, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्न और अच्छे प्रश्नों पर चर्चा की। जल्द ही मिलते हैं अपने अगले सेशन में, ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ, है ना। और बस थोड़ा सा टाइम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, है ना, और कोशिश करिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, ठीक है। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।